देखो, कोरिलेशन का मतलब होता क्या है? कोरिलेशन का मतलब होता है दो चीज के बीच में रिलेशनशिप। अब दो चीज के बीच में रिलेशनशिप मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप। कोई भी दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को, टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। अब वो दो वेरिएबल क्या होगा? जैसे सोचो, एग्रीकल्चर और रेनफॉल। अगर रेनफॉल अच्छे से होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। अगर रेनफॉल अच्छे से नहीं होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं होगा। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अब जैसे कि प्रॉफिट में और सेल में, अगर सेल अच्छे से होगा तो प्रॉफिट भी अच्छे से होगा, अगर सेल खराब से होगा तो प्रॉफिट भी खराब होगा। तो इस तरीके की चीज में कहते हैं कोरिलेशन है। अगर दो चीज के बीच में रिलेशनशिप है तो हम लोग कहते हैं कोरिलेशन है। अब कोरिलेशन का मतलब तो हम लोग क्लियर है, रिलेशनशिप। टू वेरिएबल मतलब कोई भी दो चीज में रिलेशनशिप होना। अब पूछ रहा है कितने टाइप का कोरिलेशन होता है। तो टाइप कितना है? हम लोगों का तीन टाइप का कोरिलेशन होता है। पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि प्रॉफिट में और सेल में, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, सॉरी सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल मैम फिर गिरेगा, प्लीज बोलिएगा प्लीज। सेल गिरेगा तो प्रॉफिट भी गिर जाएगा। जब कोई भी चीज एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, वो गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है, इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्राइस में और डिमांड में, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है। इसके बीच में अगर एक बढ़ता है और दूसरा गिर जाता है तो हम लोग कहते हैं दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। प्राइस अगर गिर जाता है तो हम लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जब ऑपोजिट वर्क करता है तो हम लोग बोलते हैं इनवर्सली, इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली कोरिलेटेड। तो यहाँ पे इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है ऑपोजिट। एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तीसरा होता है नो कोरिलेशन। मतलब दो चीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसको अनकोरिलेटेड कोरिलेशन भी कहते हैं। अनकोरिलेटेड कोरिलेशन, इसका मतलब होता है दो चीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे इंटेलिजेंस में और हमारे शू साइज में। अगर हमारा शू साइज बढ़ता जा रहा है तो हमारा इंटेलिजेंस भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा शू साइज और नहीं बढ़ेगा तो हमारा इंटेलिजेंस भी और नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंस के बीच में और हमारा शूज का साइज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक के बढ़ने या गिरने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बोलते हैं दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए दोनों नो कोरिलेशन है, मतलब अनकोरिलेटेड कोरिलेशन है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल सम कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं। देखो, हम लोगों के पास कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि n दिया हुआ है 10, समेशन एक्स वाई दिया हुआ है 220, समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 200, समेशन वाई स्क्वायर दिया हुआ है 262। इस तरीके से हम लोग को कुछ डेटा दिया हुआ है।
और दिया हुआ है समेशन x 40, समेशन y 50, इतना हम लोग को दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड कोरिलेशन, बोल रहा है फाइंड कोरिलेशन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? कोरिलेशन का सिंबल होता है स्मॉल आर, स्मॉल आर को ही हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन का हम फॉर्मूला लिखाए हैं, जिसमें ये सब चीज है, जिस फॉर्मूला में वो वाला फॉर्मूला लिखो, जो कि है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन एक्स फिर स्क्वायर, ये पूरा एक अंडर रूट रहेगा, इनटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का स्क्वायर, ये भी एक रूट में रहेगा। ये फॉर्मूला कॉपी में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग के पास सब कुछ गिवन है, सिर्फ इसमें पुट कर दो। इसमें सब कुछ पुट करेंगे। n क्या है हमारा 10 दिया हुआ है सम में, फिर है समेशन एक्स वाई दिया हुआ है सम में, तो इंटू 220, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है, माइनस समेशन एक्स कितना है 40 इंटू समेशन वाई कितना है 50 डिवाइडेड बाय n कितना है 10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 200 माइनस समेशन x कितना है 40 इसका स्क्वायर, ये एक अंडर रूट में है, इंटू 10 इंटू ये क्या है समेशन y स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर कितना है 262 माइनस समेशन y कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर। सिर्फ हम कुछ नहीं किए हैं, फॉर्मूला लिखे हैं और जो जो चीज दिया हुआ था उसको फॉर्मूला में पुट किए हैं। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं किए हैं जो सिखाने जैसा हो। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 2200 माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 2000 डिवाइडेड बाय इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 2000 माइनस 1600, 40 को दो बार इंटू करेंगे 40 इंटू 40, तो 2000 माइनस 1600 दैट इज 400 इंटू यहाँ पे 2620 माइनस 2500 तो आएगा 120, और ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। उसके बाद फिर इक्वल टू ऊपर होगा 200, 400 का रूट करेंगे तो कितना होगा 20, और 120 का रूट करेंगे तो 10.95, 200 डिवाइडेड बाय 219 तो आएगा 0.91। For a group of 8 students, the sum of squares of difference in rank for mathematics and statistics marks was found to be 50. मतलब आराम आराम से करते हैं। For a group of 8 students, 8 students मतलब n है ये 8, n मतलब नंबर, कितने स्टूडेंट्स हैं उसको n कहते हैं, that is 8। फिर दिया है the sum of square of difference in rank, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समेशन डी स्क्वायर, ये है हमारा 50। ये कैसे समझ में आया? यही है सम ऑफ स्क्वायर, सम दिया है मतलब समेशन का साइन, डिफरेंस दिया है मतलब डी, और स्क्वायर लिखा है मतलब स्क्वायर। तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, समेशन डिफरेंस के स्क्वायर का 50 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? तो हमारा आर कितना होगा? अगर इस तरीके का इंफॉर्मेशन है तो ये रैंक कोरिलेशन है। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला भी हम लिखवा चुके हैं, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
n स्क्वायर 1, ये फॉर्मूला है। अगर डी स्क्वायर जैसा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। अगर एक्स वाई ये सब होगा तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी पुट कर दो, सब कुछ है हमारे पास। 1 माइनस 6 इंटू 50, समेशन डी स्क्वायर की जगह हम लोग 50 लिख सकते हैं। एन हमें पता है 8 है, और 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 300, इसको सॉल्व कर लो। 8 8 सा 64, 64 माइनस 1 63, 63 इंटू 8 504। अब 1 माइनस इसको डिवाइड कर लो, 300 डिवाइडेड बाई 504, तो आएगा 0.60, तो यहाँ आएगा 0.40। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जाम्पल 3, वो भी हम सेंड कर दिए हैं। फॉर अ नंबर ऑफ टाउन्स the coefficient of rank correlation between the people living below the poverty line and increase of population is 0.50। ये हम लोगों को R ही दे दिया है, क्लियर लिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन, सिंपल बात है। R हम लोग को दिया हुआ है 0.50। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ये हम अभी बताएं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है समेशन डी स्क्वायर। ये हम लोग को दिया हुआ है 82.50। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाउन्स, हम लोग को नंबर निकालने बोल रहा है, मतलब ये वाला n निकालने बोल रहा है। तो ये फॉर्मूला तो यही होगा, तो फॉर्मूला आराम से पहले लिख लो। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब R हम लोग के पास गिवन है 0.50, 1 माइनस 6 इंटू 82.50, बट हमारे पास ये नहीं है, तो n माइनस n स्क्वायर ये हम लोग ही लिख लेंगे। अब 0.50 इक्वल टू 1 माइनस, इसको इंटू कर लो, 495 बाई n क्यूब माइनस n, हम ब्रैकेट खोल दिए वरना दिक्कत होगा करने में, ठीक है। अब इसका, अब जो नंबर है उसको उधर ले जाओ, जो अल्फाबेट के साथ है इसको इधर छोड़ दो, तो कितना होगा, इसको इधर ले आएंगे 495 बाई n क्यूब माइनस 1, और इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस 0.50, ठीक है। देखो इस तरीके के सम को n जब भी निकालने बोलेगा, एक तो हम लोग इस तरह लेंदी वे में सम को कर सकते हैं, पर हम एक शॉर्टकट बताते हैं जिससे इतना हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें ऑप्शन तो हम लोग के पास गिवन है, हम लोग को तो ये एमसीक्यू एग्जाम है ना, तो इतना लेंदी करेंगे, अभी ये n क्यूब माइनस n को सॉल्व करने के लिए एक लंबा लिस्ट करना पड़ेगा, तो इतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्जाम में, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। तो जब भी ये सब सम में ऑप्शन देगा ना, तो ऑप्शन से ट्राई करना। इसमें n दिया हुआ है 9, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10, डी है इसमें 7, ठीक है। तो n हमारा क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह एक एक करके देखो, पहले 9 लो, इस n की जगह 9 लो और इसको सॉल्व करो, देखो क्या 0.50 आ रहा है, तो इसके जगह 9 बैठाओ तो कितना होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 9 बैठाते हैं तो 9 9 से 81, 81 माइनस 1 80, 80 इंटू 9 720, तो 495 डिवाइडेड बाई 720 कितना होगा, 495 डिवाइडेड बाई 720, 0.68 माइनस 1, तो इधर आ रहा है 0.31, तो 9 इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब इसी के जगह 8 लेके करो, 8 लो इसके जगह, तो कितना आएगा, 8 8 64, 64 माइनस 1 63,
63 into 8 504। अब 495 डिवाइडेड बाई 504 करो, 495 डिवाइडेड बाई 504 -1, तो इधर क्या आ रहा है 0.01। पर एक बार 10 लेकर करो। बैठकर ऐसे सॉल्व मत करना, ये वैसे कैसे सॉल्व होगा, मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व होगा, जो n क्यूब लेके हम लोग मैथ्स में क्लास 9-10 में सीखते थे, मिडिल टर्म फैक्टर। तो उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, सीधे ऑप्शन में लेना और रफली वहां पे हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह इसका आंसर 10 हो जाएगा। बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। तो हम समझाते हैं बाईवेरिएट डेटा किसको बोलते हैं। बाईवेरिएट डेटा का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल। तो बाईवेरिएट पे ही हम लोग कोरिलेशन करते हैं टू वेरिएबल्स के ऊपर, इसलिए इसको कहते हैं बाईवेरिएट। तो बोल रहे हैं बाईवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। ये हम लोग क्यों कलेक्ट करते हैं, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हम लोग को सेम टाइम पे दो वेरिएबल चाहिए। सोचो मेरे को कोई अभी सेल्स का फिगर दे दिया और प्रॉफिट नहीं बता रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे रिलेशनशिप है या नहीं। हमको एक ही टाइम पे सेल का भी फिगर चाहिए और प्रॉफिट का भी फिगर चाहिए, तभी हम एक ही टाइम पे दोनों का निकाल पाएंगे रिलेशनशिप। हम देखेंगे अगर सेल बढ़ रहा है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तब बोल पाएंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर हम देखेंगे सेल गिर रहा है प्रॉफिट भी गिर रहा है, तब हम बोल पाएंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो हमको एक ही टाइम पे दो वेरिएबल चाहिए, इसलिए इसका आंसर है 1 का सी। इसके बाद बोल रहा है फॉर अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग p plus q classification the total number of sales is। इसमें हमेशा याद रखो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल 6 नंबर में बोल रहा है कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। कोरिलेशन का काम क्या है, प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल फाइंड करना, दूसरा वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट निकालते हैं नहीं। एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये हो सकता है। सी में दिया है मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, नहीं। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 6 का बी, 6 का बी। उसके बाद है 7 रिग्रेशन। अच्छा 7 छोड़ो 8 में जाओ। 8 में दिया है स्प्यूरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्प्यूरियस कोरिलेशन का मतलब होता है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जो कि है सी। इट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हैविंग नो कैजुअल कोरिलेशन। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, मतलब जो चीज है ही नहीं वो चीज को हम लोग स्प्यूरियस कहते हैं। तो ये कहीं पर तुम लोग अपने नोट्स में लिख कर रख लो, नो कोरिलेशन के पास में लिख कर रख लो स्प्यूरियस। नो कोरिलेशन का मतलब होता है स्प्यूरियस। तो इसलिए 8 का आंसर है सी। दो चीज के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हम लोग कहते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन। इसके बाद हम थोड़ा सा तुम लोग को समझा देते हैं। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले पढ़े कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े, कितने टाइप का कोरिलेशन होता है, 3 टाइप का कोरिलेशन होता है। तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे कि अभी मेजर कैसे करेंगे कि कौन सा मतलब कितना कोरिलेशन है। मतलब ये जो आया कि 0.91 कोरिलेशन है, तो ये कैसे समझ में आता है कि कितना है, ये तो हम लोग कैलकुलेट किए ना। तो ये कौन देता है, ये सब फॉर्मूला किसने दिया है,
तो टोटल 4 तरीके से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि कितना रिलेशन है, दो चीज के बीच में कितना रिलेशन है। इसका 4 तरीका है मेजर करने का। पहला है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, जबकि इसके नाम में ही डायग्राम है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। स्कैटर डायग्राम का कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला। इसमें सिर्फ डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया है। मेरे नोट्स को देखो, क्लियर हो जाएगा, मेरा नोट्स फॉलो करो। इसमें हम सबसे पहले लिखे हैं बाईवेरिएट डेटा का मतलब। बाईवेरिएट डेटा का मतलब होता है एक ही डेटा साइमल्टेनियसली कलेक्ट करना। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पर। फिर है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, फिर है इसका टाइप, फिर है मेजर ऑफ कोरिलेशन। पहला हम उसमें लिखा है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है? कोई भी दो चीज का, दो वेरिएबल का कोरिलेशन निकालता है। अ पेयर ऑफ वेरिएबल मतलब दो, एक पेयर में दो होता है। इसमें क्या क्या होता है देखो, एक होता है लीनियर, लीनियर होता है, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर वर्ड का मतलब होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट हो या ऐसे स्ट्रेट हो, ऐसे स्ट्रेट हो, ऐसे स्ट्रेट हो, जैसे भी स्ट्रेट हो, एक स्ट्रेट लाइन होना इज लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। इसको कहते हैं नॉन लीनियर, ऐसे गोल गोल होना। जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है वो नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर वर्ड का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर का मतलब होता है नो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि वेरी अगर अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हम लोग का डायग्राम ऐसा होगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सोचो ये वाला बढ़ रहा है तो ये वाला भी बढ़ेगा, मतलब अगर ये इतना था और इतना हो गया तो ये भी इतना रहेगा और इतना हो जाएगा। फिर ये और अगर बढ़ेगा तो ये और बढ़ेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर इस तरीके का डायग्राम है, इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब पहले ऐसे है, ये बढ़ा तो दूसरा कम गया, ये बढ़ा तो दूसरा कम गया। इसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी ऐसा ही होता है। तीसरा, यहाँ पे क्या डिफरेंस है पॉजिटिव का और परफेक्ट पॉजिटिव का? जो तुम्हारा पॉजिटिव होता है उसका जो आर आएगा ना, कोरिलेशन आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ भी आ सकता है। वन से देखो, कोरिलेशन हमेशा 0 से 1 तक रहता है। कोरिलेशन कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, सॉरी, -1 से +1 तक रहता है। मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। कोरिलेशन कभी भी -1 से भी कम नहीं आ सकता और +1 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो तुम लोग कोई भी सम सॉल्व करोगे, अगर तुम लोग का आंसर आ गया 1.2 तो समझ जाना तुम लोग रॉन्ग कर रहे हो। 1 से ज्यादा कोरिलेशन नहीं आ सकता। तो जब तक पॉजिटिव आंसर आ रहा है तब तक वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव आंसर आ रहा है, सोचो 0.91 आया तो ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। आ गया 0 पॉइंट -0.91 तो ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। पर अगर हम लोग का ऐसा ही आया है और R एग्जैक्टली 1 आ गया है तो बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जैक्टली 1 ही आ गया है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एग्जैक्टली R इक्वल टू -1 आ गया है तो बोलेंगे नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है अगर हम लोग का ऐसा आया है, कहीं पे भी कुछ भी आ गया है, तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन।
दो चीज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके का आ गया है तो बोलेंगे नॉन लीनियर, मतलब कर्वी लीनियर। इसको बोला जाता है कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर का मतलब होता है नॉन लीनियर। यहाँ पे आर जीरो होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, नो कोरिलेशन, दोनों के बीच में जीरो कोरिलेशन है। जीरो कोरिलेशन है मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में ये आता है कि जब ये स्कैटर डायग्राम है, तो जब भी एक मेथड के बाद दूसरा मेथड निकलता है तो वो क्यों निकलता है, क्योंकि पहले मेथड में कुछ बुराई है। तो इसमें क्या बुराई नजर आ रहा है, इसमें ये नजर आ रहा है कि हम लोग को एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता चलता है कि कितना कोरिलेशन है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोग को सिर्फ पता चलता है पॉजिटिव कोरिलेशन है या नहीं, नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो है, डायग्राम देखकर हम लोग बोल पाते हैं। पर एग्जैक्टली ऐसे 0.40 ऐसा कुछ पता नहीं चलता है हम लोग को सिर्फ डायग्राम नजर आता है। तो इसलिए कार्ल पियर्सन आए और अपना फॉर्मूला के साथ कोरिलेशन मेजर करना सिखाए। कार्ल पियर्सन ने कहा कि स्कैटर डायग्राम अमाउंट नहीं बता पाता है कि कितना कोरिलेशन है, इसलिए ये सही नहीं है, मेरा वाला सही है। तो कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला फिर हम लोग यूज करने लगे। कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो बेस्ट मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने का। तो ये याद रहे, बहुत बार पूछेगा विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजर कोरिलेशन, तो हम लोग कार्ल पियर्सन का लगाएंगे। कार्ल पियर्सन सबसे बेस्ट मेथड दिया है। ये हम लोगों को क्या, इसका जो डेफिनेशन है वो तुम लोग को याद रखना होगा, हम लिखवा दिए। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। तो ये डेफिनेशन है, ये तो तुम लोग को लर्न रखना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। फिर हम लोग को फॉर्मूला दिया है, एक फॉर्मूला से हम लोग सम किए भी हैं, ये एक फॉर्मूला है। फिर और एक फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई देकर। तो इस तरह से ये दो तीन फॉर्मूला दिए हैं, कुछ भी यूज करो। प्रॉपर्टी क्या है कोरिलेशन का, प्रॉपर्टी मतलब इसके बारे में कोई बात, फीचर। कोरिलेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, मतलब 0.91 रुपीज या फिर केजी, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके पास में कुछ नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए ये यूनिट फ्री होता है। यूनिट फ्री मतलब इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। दूसरा है इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल। अगर ओरिजिन चेंज कर दो या फिर स्केल चेंज कर दो, कोरिलेशन चेंज नहीं होता है। मतलब स्केल चेंज करो, स्केल मतलब साइज, ओरिजिन चेंज कर दो, ये दोनों ही चेंज कर देंगे तो भी कोरिलेशन चेंज नहीं होगा। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1, जो हम पहले ही बताएं कि ये -1 से +1 तक ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो फिर कार्ल पियर्सन में क्या बुराई था जिसकी वजह से स्पीयरमैन को आना पड़ा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसको क्यों आना पड़ा। कार्ल पियर्सन जो था वो सिर्फ नंबर में सब चीज मेजर कर पाता था, मतलब अगर प्रॉफिट और सेल दिया हुआ है तो वो मेजर कर पाएगा, प्राइस और डिमांड दिया हुआ है तो वो मेजर कर पाएगा, एग्रीकल्चर और रेनफॉल दिया है तो वो मेजर कर पाएगा। पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट अगर हो रहा है, अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है तो दो जज होंगे, कम से कम दो जज तो होता ही है। अब दो जज है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है तो 10 पार्टिसिपेंट है, 10 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि जो ए नाम की लड़की है वो ज्यादा सुंदर लगी पहला जज को, पर दूसरे जज को बी नाम की लड़की ज्यादा सुंदर लगी। तो दोनों जज का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है ना कि 10 लड़की है
सोचो हम और दिया बैठे हुए हैं और बहुत सारी लड़कियों को हम लोग को रैंक करना है कौन ज्यादा सुंदर है। तो हमको जो लड़की ज्यादा सुंदर लगेगी, दिया बोल सकती है कि मैम वो मेरे को ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है, मेरे को तो वो वाली लड़की ज्यादा सुंदर लग रही है। तो इस तरीके के केस में कार्ल पियर्सन का मेथड फॉलो नहीं हो पाता है। तो जहां पे क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा होता है हमारे पास, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है जो नंबर में मेजर नहीं होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है विच इज मेजरेबल इन नंबर, जैसे सेल्स, प्रॉफिट, रेनफॉल, ये सब नंबर में होता है। पर ब्यूटी कैसे नंबर में होगा, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव। अगर आईक्यू टेस्ट हो रहा है तो कौन कितना इंटेलिजेंट है ये नंबर में कैसे होगा, तो ये भी क्वालिटेटिव है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोगों का सॉरी ये सब हम लोग का नंबर में नहीं होता है, ये सब क्वालिटी है, किसी का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। जो चीज नंबर में मेजरेबल नहीं होता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो जब भी कोई एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटेटिव डेटा है, तो उसको कार्ल पियर्सन नहीं कर पाता है। तो उसके टाइम पे आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसलिए ये आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिटेल में एक बिग सम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूला का। तो बस अभी इतना समझ लो कि स्पीयरमैन ये फॉर्मूला दिया था, इससे रैंक में सम हो पाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब जज अपना अपना कंटेस्टेंट को रैंक करता है कि मेरे को ये सबसे सुंदर लगी 1 दिया, उससे सुंदर मेरे को वो लगी हम उसको 2 दिए, ऐसा करके हम 1 to 10 में रैंक दे दिए। दूसरा जज भी 1 to 10 करके रैंक दे दिया। अब उससे हम दोनों जज में का डिसीजन में कितना रिलेशन है वो इससे निकल जाता है। तो ये थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड है हम लोगों का कॉन्करेंट डेविएशन, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका सिर्फ नाम जानना होता है। नाम क्यों जानना होता है, बहुत बार देता है विच इज नॉट द मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो अगर पता नहीं होगा तो हम लोग इसको टिक कर देंगे कि ये कोई मेथड नहीं है। तो ये नाम जान के रखो कि कॉन्करेंट डेविएशन भी एक मेथड है। तो टोटल 4 मेथड है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन।